इस खबर के प्रायोजक हैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये मजा लेते थे, लेकिन अब बंक करने की आदत थी। 50% से कम हाजिरी थी। क्या वो सारा दिन लोकसभा में बैठ पाएंगे? देर शाम तक बैठना। मंत्री जी इस पार्लियामेंट हाउस में रहते हैं। अब आपको एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वांट वर्क, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म वांट वर्क। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, 2004 में आपकी सरकार बनी, 2009 में आपकी सरकार बनी। क्या आपको 240 सीटें भी मिल पाई थी? अरे आप उसके आसपास भी नहीं थे। 145 सीटें आपको मिली थी। मुझे जितना मजबूर करोगे कांग्रेस की उतनी परतें खुलती जाएंगी। कांग्रेस, अब माननीय अध्यक्ष जी, ये लड़े ही मात्र 28 सीटों में से 229 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। जनता ने आपको नकार दिया है। एक तो लड़े 60% सीटों पर, उसके बाद 70% सीटों पर हार गए। और यही नहीं सर, जब कोई पार्टी अपना स्टैंडर्ड इतना लो सेट कर लेती है और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस आती है तो उसको वो भी ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आप कुछ भी पालो पर गलत फहमी मत पालो। अगर आपको ये चार्ट देखना है तो इस चार्ट में अध्यक्ष जी मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, कांग्रेस की कितनी सीटें कब कब आई। ये चार्ट बहुत कुछ दिखाता है माननीय अध्यक्ष जी। ये चार्ट में ये दिखता है कि यूपीए की जब आपकी पहली सरकार थी तो कांग्रेस की मात्र 145 सीटें आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी की 138 सीटें थी। 7 सीटों का फर्क था। और आप में और हमारे में सिर्फ 7 सीट का अंतर था। भाजपा कांग्रेस में सरकार आपने बनाई, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपने 5 साल सरकार चलाई। फिर 2000 आपका उस समय वोट शेयर था मात्र 26.53%। 2009 में यूपीए की सरकार फिर आई, आपकी 206 सीटें आई। लेकिन आपके लिए वो स्थिर सरकार थी, आपके लिए वो कांग्रेस की सरकार थी, स्थिर सरकार थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर 2014 में 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार किसी ने बनाई तो हमने भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। और 2019 में 303 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इनकी एक पार्टी तो ऐसी है जिसका शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पॉन्जी स्कीम का घोटाला हो, चिटफंड घोटाला हो, वो भी साथ में ही है, जहां पेंटिंग भी 3-3 करोड़ रुपए की बिक जाती है। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी वो सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी सरकार दिल्ली में है जिसका शिक्षा मंत्री शराब मंत्री जेल में है, जिसका जेल मंत्री जेल में है, जिसका कानून मंत्री। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जब इनको लगा कि घोटाले वालों का सारा गठबंधन इकट्ठा करने के बाद भी राजनीति की गई, क्या क्या इस चुनाव में नहीं हुआ। और जिस और इशारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आता था, चाहे टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो, चाहे वाले फैलाने की बात हो, ये आज नहीं, ये बार बार इनके प्रयास हैं। और विदेशी ताकतों का हाथ भी इस चुनाव में देखा गया कि किस तरह से हकराया गया। ये ईवीएम पर भी आरोप लगाते गए और बाकी बूथ कैप्चरिंग की तो मैं बात रोड़ा, जो किसी के अंकल, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड है। और सर सैम पिट्रोडा का ये बयान मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली
चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने? अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको, माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए। आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए तमिलनाडु में है, बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली बचाने को चली। अरे माननीय सभापति जी, जिस पार्टी की बुनियाद ही संविधान की हत्या से, रिश्ते खून से बनी हो, वह पार्टी आज संविधान बचाने की बात करे तो गले नहीं उतरती है। ये तो वही बात हो गई कि अपने घर में नकली फूल रखने वाले बगीचों का शौक होने की बात कर रहे हैं आप पर, ये बिल्कुल। और मैं याद करवाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकारों ने आज तक धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है, और इसको दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 93 बार 93 टाइम्स राज्यों में विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। अरे इनका अहंकार और तानाशाही इतनी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाते थे। इंदिरा गांधी जिन्होंने देश पर आपातकाल थोपा था, उन्होंने भी संविधान पर 50 बार 356 का दुरुपयोग करके सरकारों को बर्खास्त किया था। इंडी गठबंधन की कैसी विडंबना है कि इस गठबंधन में शामिल वामपंथी दल, जिनकी पहली बार अगर सरकार को किसी ने बर्खास्त किया तो उस समय की सरकार ने किया था, कांग्रेस की सरकार ने, और कम्युनिस्ट पार्टी आज उनका समर्थन करने की बात करती है। और डीएमके जो इस गठबंधन के हिस्सा हैं, आपकी सरकार को भी उस समय बर्खास्त किया तो कांग्रेस ने किया था, और इंदिरा जी ने तो इसका 12 बार से ज्यादा दुरुपयोग किया। और यही नहीं, और ये तो कांग्रेस तो इसकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ करती रही। मैं आपको कहना चाहता हूं, नेहरू जी ने तो संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया था। देश की संविधान बनने के 15 महीने के अंदर ही संविधान पर सबसे पहला प्रहार नेहरू जी ने किया था। आर्टिकल 19 जो इस देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की, अरे सुनना पड़ेगा भाई, क्यों? अगर माननीय अध्यक्ष जी सच नहीं है तो खड़ा होकर बोले कि नेहरू जी ने नहीं किया। अरे देश की संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम किया तो नेहरू जी ने किया था, मैं डंके की चोट पर कहता। और ये आर्टिकल 19
को इस देश के नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, इन्होंने उस आर्टिकल को ही अंकुश लगाने का प्रयास किया। यह मामला था ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड पत्रिकाओं पर नेहरू जी की आलोचना हुई। लिखा सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाई थी। तो पाकिस्तान में पीड़ित हिंदुओं की आवाज उठाने का दर्द, नेहरू जी को तो और धन्यवाद करना चाहिए था ऑर्गेनाइजर का, लेकिन उन्होंने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया और पहला संशोधन उन्होंने जून के महीने में, इसी महीने में लाए। और इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी के निंदा प्रस्ताव, इंदिरा जी के समय वो पंडित नेहरू जी से और आगे निकल गई। 1975 में तो संविधान की हत्या ही कर दी। इमरजेंसी देश ने देखी, वो काला अध्याय देश भूलेगा नहीं। 21 महीनों के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए। अपने हिसाब से मिनी संविधान तैयार करने का, अध्यक्ष जी 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, संविधान तैयार करने का काम, मिनी संविधान तैयार करने का काम कांग्रेस ने किया। 42वें संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया और अन्य सदस्य जब बोले क्रोध नहीं करें और इसको 5 साल पालन करना है। सर एक नहीं अनेक ऐसे संशोधन किए गए। उच्च न्यायालय से छीना पीएम पर नियुक्ति के व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार, न्यायपालिका से आपात की न्याय समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। अनुच्छेद 368 के तहत 40 अनुच्छेदों में को बदल दिया गया था। 42वें संशोधन को तो मिनी संविधान कहा गया। ये किसी और ने नहीं, ये कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हमारे समय मात्र 8 संविधान में संशोधन हुए, और मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अधिकतर नेता जनसंघ के जेल गए थे संविधान को बचाने के लिए और इमरजेंसी के खिलाफ हमारे नेताओं ने आवाज उठाई थी। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय स्टालिन जी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस समय जेल में थे। आज तो सपा वाले कांग्रेस के साथ बैठ गए, मुलायम जी भी उस समय जेल में थे। आज तो आरजेडी वाले इनके साथ बैठ गए, लालू जी भी उस समय जेल में थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है? इमरजेंसी थोप। ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? ईवीएम ठीक थी कि नहीं थी? माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में इस बार 30% वोट पहले से ज्यादा पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहां पर अलगाववाद, आतंकवाद पर नकेल कसी गई। जो नेहरू जी की गलती थी, धारा 370 देकर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बनाकर कांग्रेस ने गलतियां की, सरकार ने किया। आज वहां पर रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है, रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है, रिकॉर्ड निवेश आ रहा है, और अब तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जय अमरनाथ, जय भोलेनाथ। और माननीय अध्यक्ष जी, देश के लिए आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति बहुत जरूरी है। हमारी सरकार बनते सशस्त्र बलों का आधुनिक था। आज माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट लगभग 21 गुना ज्यादा किया। अरे उस समय चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज वो मैन्युफैक्चरर बन गया है। और हमारा भारत भी, माननीय अध्यक्ष जी, हमने ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल आज फिलीपीन और अन्य देशों को बेचने का काम आज भारत उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माननीय अध्यक्ष जी, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रक्षा उत्पादन हम खुद कर रहे हैं। बाकी सारे लिए राफेल जेट हमने लिया, लेकिन भारत के अंदर हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, तेजस एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान बना रहे हैं, INS विक्रांत भी किसी ने बनाया तो भारत ने खुद बनाया है। हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण किया है और हमने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता में दिया है। डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को आगे बल दिया है। आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक किया। आपने तो हमारी सेना को ना लड़ाकू विमान दिया, ना हथियार दिए, ना गोला बारूद दिया और ना ही बुलेट कर देने का काम। माननीय अध्यक्ष जी,
सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की मैं बात करूं, आज अगर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड हुए, इतिहास रचा तो हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं, 76% कमी इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में आई है और 90% हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैजुअलिटी में कमी आई है और 97% सिविलियन डेथ्स में कमी आई। ये अफवाह को भी हमने बहुत सारे कोनों से अलग अलग जगह से हटा दिया है। और यही नहीं, हमने सीए लाकर जिनको वर्षों से नागरिकता, सरकारों में अंग्रेजों की मानसिकता दिखती थी, दंड देने वाले कानून थे, हमने न्याय देने वाला कानून आज भारत को दिया है। अब नाबालिग से बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, देश के खिलाफ सशस्त्र उठाने वाले को, विद्रोह करने वाले को जेल होगी, राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून होगा, देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर जेल नहीं होगी। आपकी पार्टी और आपकी सरकारें तो कोई बोलता तो उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं, बम धमाके गैस अटैक करने वाले आतंकवादी जेल जाएंगे, मॉब लिंचिंग करने वालों को भी अब फांसी की सजा होगी और बालिग से रेप करने वालों को भी सजा होगी। आतंकवादियों को जेल से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहूंगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार लगातार देश को आगे बढ़ा रही है। आप चाहे जितना मर्जी विरोध कर लें, आज आपने देखा होगा ऑपरेशन गंगा चलाकर भी या दुनिया भर के देशों में कहीं आपदा आई हो, अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई बना है तो मदद मांगने वाले से हटकर आज भारत मददगार देश बना है। हमने कोरोना के समय करोड़ों भारतीयों को ऑपरेशन चलाकर वापस लाए और यूक्रेन से 23 कर रहा हूं, ये कहते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद नहीं हुआ। 5.5 लाख करोड़ की खरीद आपके 10 साल में हुई थी, हमने 18,40,000 करोड़ की खरीद 10 साल में की है। आपके समय 27,662 करोड़ का बजट था, हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट है। आपके समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुछ नहीं मिलता था, हमने 1,60,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजा दिया है। आपके समय 7,30,000 करोड़ रुपया 2013-14 में किसानों को बैंकों से मिला, हमने 21 लाख करोड़ रुपया बैंकों से दिया है। आपके समय 6,000 करोड़ रुपया सिंचाई योजना पर खर्च हुआ, हमने 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। आपके समय गेहूं की खरीद 2,40,000 करोड़ की हुई, हमने 12,40,000 करोड़ की। आपने गेहूं की खरीद 2,80,000 करोड़ की, हमने 5.5 लाख करोड़ की। आपने दलहन की खरीद 1,964 करोड़ की, हमने 85,000 करोड़ की खरीद दलहन की है। दलहन तिलहन पर भी आत्मनिर्भर भारत को बनाया है। भाई और बहनों, अंतिम बात खेलों की नहीं करूंगा तो करनी होगी। हमने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का भारत ने जीता है 13 वर्षों के बाद, अब भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। अरे भारत की जीत के लिए ताली बजा दो, भारत के खिलाड़ियों के लिए ताली बजा दो। अध्यक्ष जी, इनके हाथ भारत की जीत के लिए नहीं चलते। ये तब भी सवाल खड़ा करते, अध्यक्ष जी अब हमारा देश ओलंपिक 2036 में आयोजन करने की तैयारी कर रहा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते, जो आज के सबसे ज्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल जीते, और यही नहीं, भारत ने एक के बाद दूसरे में मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ट्राइबल के लिए रिकॉर्ड 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोलने का काम किया। महिला सशक्तिकरण पर हमारी सरकार ने काम किया। आपके समय महिलाओं को न्याय नहीं मिला, 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल पास करके दिया तो मोदी सरकार ने दिया। मैं इनके में इतना ही कहूंगा, दामन है दागदार फिर भी लाकर चलते हो, जमानत पे है परिवार फिर घराता चला गया। जब भी इनका मुंह खुला अफवाह फैलाता चला गया। ईमानदार दमदार नेतृत्व पर मोहर लगाई है, फिर एनडीए सरकार बनाई है। मैं आपके इस माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले 2 टर्म्स में
एनडीए सरकार की रही मोदी जी के नेतृत्व में, इस बार उससे आगे बढ़कर हमारी परफॉर्मेंस रहेगी। ये विकास का रथ रुकेगा नहीं। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और अंतिम लाइन कहकर मैं यही कहूंगा, थोड़ा मुस्कुराइए विपक्ष वालों, थोड़ा मुस्कुराइए। आप नए भारत में हैं और ये नए भारत की बुलंद तस्वीर मैंने थोड़ी आपके सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, जहां मैं एक और उनका धन्यवाद करता हूं, समर्थन करता हूं, और आप सबने मेरी बात सुनी, मुझे अवसर दिया, पार्टी की तरफ से पहला रखने का अवसर दिया। मैं अध्यक्ष जी आपको एक बार फिर चुनने पर बधाई, आप सबको चुनने पर बधाई, और आप सबके माध्यम से मोदी जी को बधाई देता हूं। और यही कहूंगा, ले चलिए भारत को बुलंदियों की ओर, बनाइए विकसित भारत। हम आपके साथ हैं, आप भी आइए, जुड़िए, आप भी आइए। भाई अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए, अध्यक्ष जी मैंने तो हाथ जोड़ दिए। ये विकसित भारत की यात्रा में विपक्ष भी जुड़ जाए। ये मेरी तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरे भारत की लड़ाई है। इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। इसमें मेरा तेरा नहीं, इसमें बांटने वाला कुछ नहीं, विचारधारा का कुछ नहीं। ये मेरे देश के लिए है। हम अपने देश को अगले 25 सालों में विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। बहुत बहुत माननीय सदस्यगण प्रयास करें, जब कोई माननीय सदस्य बोला तो टोका टोकी नहीं करें। श्रीमती सुश्री बांसुरी स्वराज। और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी, क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं, बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। सीएए लेकर आए, जो कहा वो किया। 1 रैंक 1 पेंशन लाए, जो कहा वो किया। मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को इतना सशक्त करा है कि अध्यक्ष जी, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जगह मात्र 1 दशक में विश्व की वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और अध्यक्ष जी, ये असाधारण परिस्थितियों में हुआ है। पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 की महामारी से जूझकर निकला है। अभी भी विश्व के कई देश हैं जो युद्ध की अग्नि में झुलस रहे हैं, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर अग्रसर है। हमारे माननीय प्रधान। आइटम नंबर
12 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I move that this House do recommend to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on 30th April 2025, and to communicate this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move 1A, that a committee of both houses to be called the Committee on Welfare of Other Backward Classes be constituted, consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with a system of proportional representation by means of single transferable vote. B, if a member after his or her election to the committee is appointed a minister, he or she shall cease to be member thereof from the date of such appointment. C, that the chairperson of the committee shall be appointed by the speaker from amongst the members of the committee. 2, that the functions of the committee shall, close 1, to consider the report submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution, and to report to the both houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of Union Government, including the administrations of the Union Territories. B, to report to the House, both the houses, on action taken by the Union Government and administration of the Union Territories on the measures proposed by the committee. 3, to examine offices and the posts under its control, including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-government bodies, and in the Union Territories, having regard to the provisions of the Constitution. 4, to report to both houses on the working of the welfare programs for other backward classes in the Union Territories. 5, to consider generally and to report to both houses on all matters concerning the welfare of other backward classes which fall within the purview of Union Government, the House or the Speaker. 3, that the members of committee shall hold office for a period of 1 year from the date of first meeting of the committee, which shall be reconstituted thereafter for 1 year at a time, according to procedure described in para 1 above. 4, that in order to constitute a sitting of the committee, the quorum shall be 10. 5, that in all other respects of the rules of procedures of this House relating to parliamentary committees shall apply, with such variations and modifications as Speaker may take. And lastly, 6, that this House do recommend to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in committee and communicate to this House the names of members elected amongst the members of Rajya Sabha to the committee as mentioned above. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों का आवाज़ उठाने की अनुमति दी गई, उन्हें सभा पटल रखने इच्छुक हैं, वो अपना सभा पटल पर निर्धारित प्रारूप में रख सकते हैं। फ्राइडे हो चुका है सर, तब भी सदन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के रखेगा। आरंभ करने के पहले चर्चा के लिए समय निर्धारण करना है। यदि सदन सहमत हो चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित कर दें। तक चलाना भी हो आप तो सर, पहले भी सारा नए मेंबर्स को बोलने के लिए आपने पर्याप्त मौका दिया है। इस बार भी कई नए मेंबर चुन के आए हैं। कांग्रेस पार्टी से भी बहुत नए मेंबर्स आए हैं, अन्य दलों का भी नए मेंबर्स आए, हमारा भी आया। तो सब लोग बोलना चाहेंगे। राजद 1 मिनट नहीं ओके नो स्टेट वो ऐसे वो नहीं होगा ना, वो तय है सर। मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि सब मेंबर्स, खास करके नए मेंबर्स को बोलने के लिए मिलाया जाए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को
आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी क्या बदलाव आया 10 सालों में? पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए। तो नरेंद्र मोदी जी प्लीज 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 नो, आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस साधन, इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली, और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, allowing me to show by a क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।